विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। लोक सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, हर सेक्टर में भारत को लहराना है परचम। सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त करने को बताया सफलता का मूल मंत्र। प्रदेश सरकार ने राज्य में पिछले दिनों खराब मौसम के कारण फसलों में आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने का लिया निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल 13 देशों के 27 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों के किए दर्शन। मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल से मुलाकात कर कहा, प्रदेश में अपार पर्यटन की संभावनाओं को मिलेगा बल। और श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से कामगारों से जुड़ी शिकायतों व उनके पंजीकरण में खामियों की जांच के लिए समिति गठन करने के दिए निर्देश। समिति 3 माह में सौंपेगी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के मौके पर लोक सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों से नागरिक देवो भव के भाव से काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि लोक सेवकों को विकसित भारत का शिल्पकार के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है, क्योंकि सरकार देश में समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत प्रशासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किया है। इसे लेकर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लक्ष्य के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। ज्यादा लीगल प्रोविजंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। जब हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करने के लिए काम कर रहे थे, तो मेरे लिए आश्चर्य था, कुछ कोने में विरोध के स्वर भी उठा करते थे। कंप्लायंस करने दीजिए, आप क्यों अपना काम खुद बढ़ा रहे हैं? चारों तरफ से चर्चाएं चलती थी, दबाव आते थे, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था, उस लक्ष्य का दबाव इन दबावों से ज्यादा था। और इसलिए हम दबावों से दबे नहीं, हम लक्ष्य के लिए चल पड़े। प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत लोक सेवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर समग्र विकास और नवाचारों पर ई-बुक्स का विमोचन भी किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में खेतों में हो रही अचानक आगजनी की घटनाओं से फसलों व पशुओं को हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में हुई आगजनी की घटनाओं से फसलों या पशुओं संबंधित जान
माल का नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी प्रभावित किसानों को शीघ्र ही मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे आगजनी से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट लें। प्रभावित किसान संबंधित उपायुक्तों के समक्ष आवेदन करें ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि नुकसान से प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुवाई के लिए बीज और खाद में भी मदद की जाएगी ताकि किसानों को आर्थिक रूप से बोझ न झेलना पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थल पर जिला प्रशासन व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने विभिन्न देशों से आए शिष्टमंडल के सदस्यों को अंगवस्त्र व भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद महाआरती की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 13 देशों के 27 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों का अवलोकन किया। ये शिष्टमंडल पिछले 4 दिन से हरियाणा के अलग अलग स्थानों का भ्रमण कर रहा है। इसने हरियाणा विधानसभा, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट व हरियाणा के सभी अहम विषयों पर बातचीत की है। ये शिष्टमंडल निश्चित ही अपने अपने देशों में जाकर हरियाणा की संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर के अहम लम्हों को पहुंचाएगा। इससे हरियाणा के पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बल मिलेगा। ये लगभग 4 दिन से हरियाणा में है। विधायी कार्यों को कैसे गति देना, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायी मंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया। अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुए हैं, क्योंकि हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैले। ये हमारा शिष्टमंडल आज 12 देशों से आया था। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के कोर्स निदेशक डॉक्टर KN चतुर्वेदी ने बताया कि विधायी प्रारूपण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्वाटेमाला, श्रीलंका, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजीरिया, मालदीव, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं। इन्हें कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों और हरियाणा की संस्कृति को समझने का मौका मिला है। वहीं विश्वविद्यालय में इन विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए कुलसचिव डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि विदेशी लोग भी हमारी हरियाणवी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। प्रतिभागी शामिल हुए जो 13 विभिन्न देशों से आए हुए हैं और अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं। 5 दिन के लिए ये सारे प्रतिभागी हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली से संबद्ध हुए। सारे प्रतिभागी एक बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो भारतवर्ष है वो एक अनूठा देश है, वहाँ के लोगों से हमें प्यार मिलता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह था कि भाई फॉरेन के लोग आएं और हरियाणवी कल्चर को देखें, हरियाणवी कल्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। जिनका पूरे दिन का कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम रहेगा और अंत में जो ये लोग ब्रह्म सरोवर की होने वाली आरती में ये लोग सब लोग उपस्थित रहेंगे, शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए आए इन विदेशी मेहमानों ने कहा कि हम यहां आकर बहुत खुश हैं। हमें हरियाणा की संस्कृति को जानने का मौका मिला है। हमें कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर गर्व महसूस हो रहा है। Has been an immense honor and a privilege. I want to thank you on behalf of all of the participants on the 36th Legislative Training Program, and we feel very happy to be here. It is a privilege. To thank the Lok Sabha for organizing this training. We have got a lot of experience here in India, especially in Haryana. Now we are thanking very much to the Secretariat of Lok Sabha for organizing this training and making us having a good and vast experience in India.
प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से कामगारों से संबंधित शिकायतों व उनके पंजीकरण में अनियमितताओं व खामियों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठन करने के निर्देश दिए हैं और ये कमेटी 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। वे आज हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा तथा विभाग की ओर से संयुक्त सचिव AK देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर व हेल्प डेस्क दोनों अलग अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकुला, हिसार व सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं। विज ने स्पष्ट किया कि जिन श्रमिकों ने बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और किन्हीं कारणों से उसका आवेदन रद्द हो जाता है तो उसकी फीस अवश्य वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की डिटेल रिपोर्ट अलग से तैयार की जाए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि भ्रष्टाचार तो अपराध है ही, उससे बड़ा अपराध विकास कार्यों को रोके रखना है। ऐसे में अधिकारी विकास कार्यों की गंभीरता को समझें और बेवजह विकास कार्यों में कोताही न बरतें। अधिकारी समस्या का समाधान बताएं। जनता के बीच में जवाबदेही हमारी है और प्रशासनिक अधिकारी निडर होकर काम करें, क्योंकि वे सरकार का चेहरा हैं और जनता को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं जिन पर उन्हें खरा उतरना है। वे आज जिला सचिवालय में उपायुक्त उत्तम सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व सीएम की घोषणाओं को लेकर आयोजित बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मेयर रेणु बाला गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय पर विकास कार्य शुरू न करने वाले व अधूरा काम छोड़ने वाले ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई करें। अधिकारी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें ताकि कार्यों में पारदर्शिता नजर आए। बरसाती सीजन शुरू होने से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द पूरा करवाया जाए। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ विकास ज़रूरी है, जहाँ हम और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं, वहीं मेरी अपील समाज से भी है कि कोई भी किसी प्रकार का विषय है, कभी भी किसी भी विषय को आपसी बातचीत के ज़रिए ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए और कोई भी किसी प्रकार का माहौल समाज का खराब हो, ऐसा कोई भी कार्य कोई भी ना करे। हर व्यक्ति एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभाए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल ने 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आंकलन शीर्षक से एक नीति पत्र का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना वृद्धि हुई है। नीति पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में लागू की गई डीबीटी प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। ये नीति दस्तावेज, बजटीय दक्षता, सब्सिडी युक्तिकरण और सामाजिक परिणामों पर डीबीटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2009 से 2024 के बीच के आंकड़ों का मूल्यांकन है। इसमें कहा गया है कि आधार से जुड़े प्रमाणीकरण ने फर्जी लाभार्थियों को समाप्त कर दिया। डीबीटी ने संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया है, जिससे कम राजकोषीय व्यय के साथ व्यापक लाभार्थी पहुंच संभव हुई है। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार आज रोहतक के जिला विकास भवन के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक के एजेंडे में 13 शिकायतें शामिल की गईं, जिनमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 95% गाँवों में महारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा बिजली के मामले में आत्मनिर्भर और 24 घंटे बिजली सप्लाई में सक्षम है। उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के लगाए आरोपों पर कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर देश को गुमराह करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी भारतीय संविधान की कॉपी हाथ में लेकर देश की जनता को गुमराह किया था। जो खरीद हुई है, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में समय पर खरीद शुरू हुई और लिफ्टिंग के बारे में पूरे प्रदेश में आप कह सकते हैं इतनी सुचारू रूप से लिफ्टिंग चल रही है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और इसलिए कोई किसान की किसी की शिकायत ऐसी नहीं आई कि हमारे कोई बारिश से हमारी, क्योंकि मंडी में गेहूँ जाने के बाद
उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, एजेंसी जिम्मेवार है कि उस तुरंत सरकार उनकी बोली करती है और लिफ्टिंग का काम फिर सरकार का है, किसान का नहीं। ये सरकार पहली सरकार 48 घंटे में वेट होने के बाद उसका पैसा उसके खाते में भेज दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता सब वो इस प्रकार के बयानबाजी कर देश को गुमराह करना चाहते हैं। वो सदमे में अभी सदमे से बाहर नहीं आए। राहुल गांधी ने पूरे देश को गुमराह किया कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के कहा कि प्रदेश देश में यदि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये तो इस प्रकार के लोग हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि इस कानून के जरिए गरीब आदमी को उसका हक मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अत्याचार दलित समाज पर हो रहा है। पूरे देश के अंदर काम कर रहा था, लेकिन सरकार ने इसलिए कानून बनाया है कि कोई भी चीज़ है उसको जिस व्यक्ति का राइट है उस व्यक्ति को मिले, इसलिए इस कानून को लेकर आए हैं जिससे कि हर व्यक्ति को उनको न्याय मिले। पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से हालात चल रहे हैं सर, इसके लिए पश्चिमी बंगाल के अंदर ये पहली बात नहीं, तो जब भी उस सरकार के अंदर लगातार इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहते, लेकिन केंद्र सरकार और विशेष से गृह मंत्रालय उसको पूरी चेक कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहाँ जाते हैं और सरकार भी पूरा उन आदमियों को पूरा प्रोटेक्शन मिले, केंद्र सरकार की तरफ से उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। सबसे ज़्यादा गरीब आदमियों पर, विशेष तौर से दलित समाज पर अत्याचार उनकी सरकार में होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में पूरी चिंतित है। उन गरीब आदमियों को पूरा प्रोटेक्शन केंद्र की तरफ से दिया जाए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ पत्नी उषा वेंस और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति वेंस की ये पहली भारत यात्रा है। वे आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस ने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ज़ैदा जाएंगे, जो 4 दशकों में सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र में किसी भारतीय नेता की पहली यात्रा होगी। भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एक कारखाने का दौरा करेंगे और वहां तैनात भारतीय श्रमिकों से बातचीत करेंगे। यही यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब में भारतीय निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अगस्त 2023 तक लगभग $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये निवेश निर्माण परियोजनाओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सरकार की कौशल विकास नीति के सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि नामी कंपनियों में चयनित होकर वे अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। करनाल स्थित बाबू मूलचंद जैन राजकीय तकनीकी संस्थान में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तकनीकी छात्रों ने अपने कौशल से नामी कंपनियों में रोजगार पाने में सफलता हासिल की। संस्थान के प्रधानाचार्य राकेश भाटिया ने बताया कि रोजगार मेला में देश की कई बहुचर्चित कंपनियां भाग ले रही हैं, जो विभिन्न ट्रेड के छात्र छात्राओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करेंगी। पिछले दिनों जापान के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी संस्थान का दौरा किया था तथा छात्रों को रोजगार देने के बारे में अपनी रुचि दिखाई थी। इसी प्रकार समय समय पर अनेक कंपनियां संस्थान में रोजगार के लिए आती हैं व संस्थान के छात्रों को रोजगार मुहैया करवाया जाता है। इसके अंदर कंपनीज ने बाहर से भी आना है, लोकल कंपनीज भी हैं कुछ जो आ भी चुकी हैं और स्टूडेंट्स भी एनरोल कर रहे हैं। शाम तक ये चलेगा। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ट्रेनी जिसने कहीं से भी हरियाणा में ITI पास की हुई है, तो वो इस जॉब फेयर के अंदर आप पार्टिसिपेशन कर सकता है और अपने लिए रोज़गार के अवसर जनरेट कर सकता है।
जापान के लोगों से डेलीगेशन जो यहाँ पर आया, उनको करनाल ITI विज़िट की और कुरुक्षेत्र ITI विज़िट की। तो उनका दोबारा मुझे फ़ोन आया जापानीज़ डेलीगेशन का कि भाई हमें करनाल ITI बहुत अच्छी लगी है, और यहाँ के ट्रेनिज से बातचीत करके, स्टाफ से बात करके, फैकल्टी से बात करके, एटमॉस्फेयर देख के और लोकेशन देख के हम उनको काफ़ी एक अच्छा अनुभव हुआ है। लेकिन अब 15 से 20 लोगों का आने वाले टाइम के अंदर इसी सेशन के अंदर आएंगे और वो हमारे यहाँ से रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जनरेट करेंगे और उनको विदेश ले जाने का काम करेंगे। वहीं युवाओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी योग्यता के अनुसार यहां रोजगार पा सकेंगे। निजी क्षेत्र में आगे बढ़ने के अधिक अवसर हैं और वेतन भी अधिक मिलता है। छात्रों ने कहा कि सरकार अब लगातार रोजगार पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जो कि एक अच्छी पहल है। सर, हमारी ITI में आज रोज़गार मेला लगा हुआ है और यहाँ पर बच्चे दूर दूर से आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। उनको बहुत अच्छी जॉब मिलती है और मतलब वो बहुत खुश होते हैं कि हमें यहाँ पर रोज़गार मिलने वाला है। हमारी ITI सबसे बड़ी ITI है, जो करनाल की ITI है। इसमें दूर दूर से कंपनी आती हैं जो बच्चों को अपने पास प्लेसमेंट पर, अप्रेंटिस पर और जॉब पर रखती हैं। बहुत अच्छा कदम उठा रही है सरकार, रोजगार दिला रही है सभी को। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका कस्बे में 3 दिन से चल रहे इस्लामी तबलीगी जलसे के अंतिम दिन समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना हजरत साद साहब ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जलसे में दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन किया। अनुमान है कि 15 से 20 लाख लोगों ने इस तबलीगी जलसे में भाग लेकर बुराई को त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख ली। आज सुबह जैसे ही दुआ पूरी हुई, लोग अपने अपने घरों के लिए लौटने लगे। इस बार जलसे में सबसे खास बात यह थी कि हिंदू समाज के लोगों ने न केवल आर्थिक रूप से मदद की, बल्कि जिस जमीन पर जलसे का आयोजन हुआ उसमें आधी जमीन हिंदू समाज के लोगों ने कार्यक्रम के लिए फ्री में दी। इस जलसे में हर कोई दुआ में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी काफी तादाद भीड़ थी, 20-25 लाख। बाकी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे इंतजाम थे। दुआ में अल्लाह का शुक्र है, हजरत साहब ने सारे अवाम के लिए दुआ की और किसी तरह की कोई बात नहीं। तबलीग लाइन से जुड़े हुए पैगाम दिया था, पब्लिक को नमाज पढ़ने की दावतें दी थी, एक दूसरे का बुरा ना करे इसकी रोक लगाई थी, किसी के बारे में कोई बुरा ना तके, बुरा ना कहे कुछ, तो इस तरह से अच्छे संदेश दिए थे। मौलाना साद साहब ये अपने जो तबलीगी जलसा जो 3 दिन का ये हर स्टेट में करते हैं, तो सभी 36 बिरादरियों के लिए दुआ, अमन चैन की दुआ कराते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, पूरे देश को अमन और चैन से रहने की दुआ। यहाँ जितने भी लोग तादाद में यहाँ खिदमत में हिंदू मुस्लिम सब जो लोग होते हैं सबके लिए दुआ कराते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल जीरकपुर में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में भारत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई है। अब पंजाब की जनता भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की उम्मीद कर रही है। उन्होंने पंजाब की जनता से अपील करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएं, ताकि गरीब, किसान और हर वर्ग के व्यक्ति को सशक्त बनाया जा सके और पंजाब भी विकास के रास्ते पर अग्रसर हो। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने विभिन्न पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा मिली। इसलिए अब लोग मानने लगे हैं कि पीएम मोदी ही पंजाब को आगे ले जा सकते हैं। आज पंजाब के किसान एवं युवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं पंजाब के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय के अंदर सरकार बनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जो काम हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं वो सारे के सारे काम वो पंजाब के अंदर भी होंगे। पंजाब भी पीछे नहीं रहेगा। पंजाब के लोग आश्वासनों के ऊपर चलते रहे, क्योंकि यहाँ के राजनेता इस बात को लेकर के लोगों के बीच में बात करते रहे कि हम आपके लिए, पंजाब के लिए ये काम करेंगे।
परंतु आखिर में उनके हाथ निराशा ही लगती थी। और मुझे इस बात की खुशी भी है क्योंकि मैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है। लोगों से जब बात करता हूं तो लोग पंजाब के अब एक बात बोलते हैं कि अब की बार तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही लाखों यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जानकारी के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए 3-3 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि केदारनाथ के लिए सबसे अधिक करीब 6,48,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। केदारनाथ के लिए अब तक लगभग 6,48,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के लिए 5,74,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इतना ही नहीं, हेमकुंड साहिब जाने के लिए भी 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नियमित तौर पर चारधाम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बीते दिनों देहरादून में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने बताया था कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बिना किसी परेशानी के चारधाम के दर्शन करवाए जाएं। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कमी न रहे और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान किए जाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से देश भर में करोड़ों लोग अपना स्वरोजगार का सपना साकार कर रहे हैं। 8 अप्रैल 2025 को इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इन 10 सालों में 33 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा लोन दिया जा चुका है। पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा व यूटी के मुख्य महाप्रबंधक और हरियाणा राज्य के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर राजेश प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 52 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिसकी कुल राशि 33 लाख करोड़ रही है। यही योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में स्वरोजगार के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में करीब 3,66,000 खाते योजना के तहत खोले गए हैं, जिसमें करीब 5,600 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग दर्ज की गई है। तरुण लोन की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया है। सभी बैंक कोलेट्रल के बिना किसी भी प्रॉपर्टी के रहन रखे हुए इस लोन को देकर हरियाणा के लोगों के उत्थान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वरोजगार पैदा करें, स्वयं आगे बढ़ें और अन्य लोगों को भी रोजगार में जोड़ें। कुल राशि 33 लाख करोड़ रही है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में स्वरोजगार के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। हमने इसी वित्तीय वर्ष में करीब 3,66,000 खाते विभिन्न बैंक के ब्रांचों से हमने खोला है, जिसमें करीब 5,600 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग राशि वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान दर्ज की गई है। 10 लाख का जो तरुण लोन है उसको बढ़ा करके 20 लाख तक के लोन तरुण प्लस में भी उसकी व्यवस्था की गई है। और सभी बैंक बिना कोलैटरल के, बिना किसी भी प्रॉपर्टी के रेहन रखे हुए इस लोन को दे करके हरियाणा के राज्य के लोगों के उत्थान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी अनीस अहमद ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 11 में बुटीक खोले हैं। इससे उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। 90,000 का लोन लिया है। मुद्रा लोन जो है प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, उसकी वजह से मेरे को लोन मिला है और मेरा काम जो है प्लस ही हुआ है जब से ये लोन लिया मैंने। तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।